नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम अनुवाद के प्रकार का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, अनुवाद के प्रकार की संख्या निश्चित नहीं है। अनुवाद के प्रकार को अलग अलग विद्वान भिन्न भिन्न आधार पर वर्गीकृत करते हैं। यहाँ हम अनुवाद के जिस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं वह भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद के जितने आधारों पर वर्गीकरण किया है उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, भोलानाथ तिवारी अनुवाद का वर्गीकरण 4 आधार पर करते हैं और उन चारों आधारों को एक एक करके हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहला आधार है गद्यत्व पद्यत्व, यानी गद्य के और पद्य के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है साहित्यिक विधा, यानी साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण। तीसरा है विषय के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण और चौथा है प्रकृति के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण। इसको हम एक एक करके यानी गद्यत्व पद्यत्व के आधार पर, साहित्यिक विधा के आधार पर या विषय के आधार पर और प्रकृति के आधार पर जितने भी वर्गीकरण आपको इस चार्ट में नीचे दिखाई दे रहे हैं उसका एक एक करके हम अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला आधार था गद्यत्व पद्यत्व के आधार पर, यानी गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण। गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद के वर्गीकरण में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है गद्यानुवाद। गद्यानुवाद गद्य में किया जाने वाला अनुवाद गद्यानुवाद कहलाता है। यानी जो अनुवाद हम गद्य में करेंगे उसे क्या कहेंगे? गद्यानुवाद कहेंगे। मूलतः अनुवाद गद्य से गद्य में किया जाता है, यानी यह अनुवाद गद्यानुवाद जो होगा वह गद्य से गद्य में किया जाएगा, पर पद्य से भी गद्य में अनुवाद किया जा सकता है। दूसरा है पद्यानुवाद। अनुवाद का दूसरा प्रकार है क्या? पद्यानुवाद। यह पद्य में किया जाता है। पद्यानुवाद प्रायः पद्य से पद्य में किया जाता है, पर गद्य से भी पद्य में अनुवाद किया जा सकता है। यानी पद्यानुवाद जो होता है हमेशा पद्य में किया जाता है और हमेशा कैसे होगा? पद्य से पद्य में होगा, लेकिन इसे गद्य से भी पद्य में अनुवाद किया जा सकता है। दोस्तों, पद्यानुवाद को छंदबद्ध अनुवाद भी कहते हैं, क्योंकि पद्यानुवाद के लिए छंद आवश्यक होते हैं। यानी जब अनुवाद पद्य में होगा और छंदबद्ध होगा तभी उसे हम पद्यानुवाद कहेंगे। अनुवाद का अगला प्रकार है मुक्त छंदानुवाद। यह अनुवाद मुक्त छंद में किया जाता है, यानी यह भी पद्य में होगा लेकिन इसमें जो है छंद का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यह छंदों से स्वतंत्र होगा। यह छंद, तुक तथा मात्रा के बंधन से स्वतंत्र होता है। यानी मुक्त छंदानुवाद जो होगा उसमें न तो छंद का प्रयोग किया जाएगा और न ही तुक का प्रयोग किया जाएगा और न ही मात्रा के बंधन को ध्यान में रखा जाएगा। यह इन सभी बंधनों से क्या होगा? स्वतंत्र होगा। सामान्यतः मुक्त छंद में, यानी सामान्यतः मुक्त छंद का ही मुक्त छंद में अनुवाद किया जाता है। यानी ऐसी कविता जो पहले से मुक्त छंद में लिखी गई है उसी का मुक्त छंद में हम अनुवाद करेंगे। छंदबद्ध कविताओं का मुक्त छंद में अनुवाद सामान्य रूप से नहीं होता है। दूसरा आधार है दोस्तों साहित्यिक विधा के आधार पर। यानी हम शुरुआत में देखें कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 4 आधारों पर अनुवाद का वर्गीकरण किया है। पहला था गद्य पद्य के आधार पर और दूसरा है साहित्यिक विधा के आधार पर। साहित्यिक विधा के आधार पर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद को 3 भागों में बांटा है। पहला है काव्यानुवाद। दोस्तों, एक बात निश्चित कर दें कि 3 भागों में इन्होंने बांटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद को केवल 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप अलग अलग विधा के आधार पर अलग अलग भागों में अनुवाद के प्रकार को बांट सकते हैं। भोलानाथ तिवारी ने केवल 3 प्रकारों को अपने किताब में दिखाया है। पहला है काव्यानुवाद। किसी काव्य रचना का ही अनुवाद काव्यानुवाद है। यानी किसी काव्य रचना का अनुवाद जब हम करेंगे तो काव्यानुवाद कहलाती है। यह गद्य, पद्य तथा मुक्त छंद किसी में भी हो सकता है। यानी काव्यानुवाद गद्य में भी हो सकता है, पद्य में भी हो सकता है और मुक्त छंद में भी किया जा सकता है। मूलतः काव्य का अनुवाद पद्य में ही किया जाता है। यानी काव्य का अनुवाद मूल रूप से हम किस में करेंगे? पद्य में करेंगे। गद्य में काव्य का अनुवाद बहुत कम किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह नहीं किया जाएगा और अधिकांशतः इसे कब ही करते हैं। यानी काव्यानुवाद
अधिकांश रूप से कवि ही करते हैं, क्योंकि किसी कविता के अनुवाद के लिए कवि हृदय का होना आवश्यक होता है। कवियों की संवेदनशीलता की उसमें आवश्यकता पड़ती है। साहित्यिक विधा के आधार पर दूसरा प्रकार है नाटकानुवाद। दूसरा प्रकार है नाटकानुवाद। नाटक का नाटक के रूप में अनुवाद नाटकानुवाद कहलाता है। यानी जब हम किसी नाटक का नाटक के रूप में अनुवाद करेंगे तो उसे नाटकानुवाद कहते हैं। सामान्यतः नाटक का ही नाटक के रूप में अनुवाद होता है, लेकिन अन्य रचना का अनुवाद भी नाटक के रूप में हो सकता है। यानी सामान्य रूप से दोस्तों नाटक का ही नाटक के रूप में अनुवाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नाटक के रूप में ही नाटक का ही नाटक के रूप में अनुवाद होगा। अन्य विधाओं का भी नाटक के रूप में अनुवाद किया जा सकता है, जैसे उपन्यास का नाटक के रूप में अनुवाद किया जाना या कहानी का नाटक के रूप में भी अनुवाद किया जा सकता है। अगला प्रकार है कथानुवाद। यानी कथा साहित्य में किया गया अनुवाद कथानुवाद कहलाता है। कथा साहित्य में दोस्तों दो विधाएं आती हैं, कहानी और उपन्यास। यानी कहानी और उपन्यास से कहानी और उपन्यास में किया गया अनुवाद क्या कहलाएगा? कथानुवाद कहलाएगा। प्रायः कथा साहित्य का ही कथा साहित्य में अनुवाद किया जाता है। यानी कथा साहित्य यानी कहानी और उपन्यास का ही कहानी और उपन्यास में अनुवाद सामान्य रूप से किया जाता है, लेकिन अन्य रूपों में भी इसका अनुवाद किया जा सकता है, जैसे नाटक के रूप में, कविता के रूप में, अन्य रूप में भी इसका अनुवाद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला आधार क्या है। अगला आधार है विषय के आधार पर। विषय के आधार पर दोस्तों अनुवाद के वर्गीकरण की संख्या निश्चित नहीं है। आप अपने हिसाब से विषयों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ सरकारी रिकॉर्डों के आधार पर अनुवाद, पत्रकारिता से संबंधित अनुवाद, विधि साहित्य का अनुवाद, वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद, यानी जितने भी विषय हो सकते हैं उनसे संबंधित अनुवाद को अलग अलग भागों में यहाँ वर्गीकृत कर दिया गया है। गणित साहित्य का अनुवाद, इस तरीके से सांस्कृतिक विषयों का अनुवाद या ऐतिहासिक विषयों का अनुवाद, आप सभी प्रकार से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुवाद का चौथा आधार क्या है। चौथा आधार है अनुवाद की प्रकृति के आधार पर। यानी अनुवाद की प्रकृति के आधार पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद को दो भागों में बांटा है। पहला है मूल निष्ठ अनुवाद और दूसरा है मूल मुक्त अनुवाद। पहले हम देखते हैं कि मूल निष्ठ अनुवाद क्या होता है। ऐसा अनुवाद जो अपने मूल ग्रंथ के निकट हो या मूल ग्रंथ का अनुगमन करे, मूल निष्ठ अनुवाद कहलाता है। यानी ऐसा अनुवाद जो मूल ग्रंथ है यानी स्रोत ग्रंथ जिसका हम अनुवाद कर रहे हैं, यदि उसके निकट होगा और मूल ग्रंथ का अनुगमन करेगा तो मूल निष्ठ अनुवाद कहलाएगा। इसमें अनुवादक का ध्यान मूल ग्रंथ के कथ्य और अभिव्यक्ति शैली दोनों पर होता है। यानी अनुवादक जब मूल निष्ठ अनुवाद करता है तो वह मूल ग्रंथ के कथ्य और अभिव्यक्ति शैली दोनों को ध्यान में रखता है और दोनों को ध्यान में रखते हुए ही इसका अनुवाद करता है। अगला प्रकार है मूल मुक्त अनुवाद। ऐसा अनुवाद जो अपने मूल ग्रंथ का अनुगमन न कर उससे स्वतंत्र हो, मूल मुक्त अनुवाद कहलाता है। यानी इसमें अनुवादक मूल ग्रंथ की शैली पर विशेष ध्यान नहीं देता है, अपने हिसाब से शैली अपनाकर उसका अनुवाद करता है। दोस्तों प्रकृति के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अन्य भागों में भी किया है। उसका हम इस वीडियो के अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।